नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। आज देश के लिए बड़ा दिन था, इस साल के लिए बड़ा दिन था। केंद्र की मोदी सरकार ने आज अपने तीसरे कार्यकाल में पहला पूर्ण बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस ऐतिहासिक का बजट को सदन के पटल पर पेश किया। मोदी सरकार 3.0 के दूसरे आम बजट में ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छप्पड़ फाड़ घोषणाएं कर सौगात दी हैं और रिएक्शंस बहुत अच्छे आने लगे हैं अभी से। हालांकि सरकार का अपना मत है, विपक्ष का अपना मत है। सरकार का कहना है कि आम लोगों की जो भरसक उम्मीदें इस बजट से थी, उन उम्मीदों को सरकार ने पूरा किया है इस बजट से। विपक्ष अपने बातें कर रहा है, अपने दावे ठोक रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बजट के बाद वित्त मंत्री को बधाई दी है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप देखेंगे निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करने जा रही थी, उससे ठीक पहले की तस्वीर है। राष्ट्रपति के साथ भी इस बजट को लेकर के संवाद उनका हुआ। बजट पेश से पहले उनकी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और फिर बजट की जो कॉपीज हैं वो जब सदन तक पहुंची तो ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें। और उधर न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये एक बहुत बड़ी बात निकल करके सामने आई है। और बहुत सारी ऐसी चीजें इस बजट में हैं जो कि महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं। केंद्र सरकार पिछली बार से 10,000 करोड़ ज्यादा हिस्सा राजस्थान को देगी। तो देखिए इस बजट में राजस्थान के लिए क्या कुछ है खास। राजस्थान के युवाओं, राजस्थान की महिलाओं, राजस्थान के किसान, राजस्थान के मध्यम वर्गीय परिवारों पर क्या असर इस बजट का पड़ने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज एनडीटीवी राजस्थान के इस प्रोग्राम में सबसे बड़े मुद्दे में हम अपने पैनलिस्ट से यही बात करेंगे, यही डिकोड करने का प्रयास करेंगे कि केंद्र का ये बजट केंद्र के हिसाब से तो है ही, लेकिन राजस्थान पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो छप्पर फाड़ बजट इसको कहा जा रहा है। राजस्थान के लिए भी बताया गया कि सेंट्रल टैक्स में कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, सेंट्रल जीएसटी, कस्टम और यूनियन एक्साइज में बड़ी राशि मिलेगी। जल जीवन मिशन की समय सीमा, ये बड़ी बात इस बजट से निकल करके आई। 2028 तक जल जीवन मिशन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। सबसे बड़े मुद्दे में आज छप्पर फाड़ बजट और राजस्थान को बजट से क्या क्या मिला, इसी मुद्दे पर हम करेंगे अपने एक्सपर्ट्स पैनल के साथ चर्चा। क्या सस्ता हुआ, क्या हुआ है महंगा, और बजट से गरीब और आम जनता, मध्यम वर्गीय लोग, महिला, किसान, युवाओं को कैसे होगा फायदा, इसको समझेंगे। इस पैनल में हमारे साथ कुछ बेहद ही खास लोग जुड़ेंगे, उनके साथ हम जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए तस्वीरें बहुत ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि तस्वीरें ये बयां कर रही हैं उस ऐतिहासिक दिन को जब केंद्र की मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री अपने हाथ में वो लाल कवर का वो पूरा फाइल लिए हुए दिखाती हुई, जिसमें आज के बजट की सब अहम बातें लिखी थी। टैक्स स्लैब को लेकर के निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। Are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. I reaffirm the commitment of the tax department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years.
Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला यह ऐतिहासिक बजट माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2025-26 के बजट में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के साथ सभी वर्गों के लिए उचित प्रावधान किए हैं। बजट में विकास दर में वृद्धि, समावेशी विकास पर विशेष फोकस प्रदान कर संतुलित विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया है। इस बजट में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सभी का विश्वास। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को सुन रहे थे आप। उससे पहले आपने प्रधानमंत्री को सुना और उससे ठीक पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आपने सुना। तीनों ने एक ही बात पर जोर दिया है कि ये बजट किस तरीके से भारत के भविष्य की संरचना जो है वो विकास के दायरे में रह करके करने वाला है। क्या ये करने वाला है या नहीं, इस पर बात करेंगे। ये एक सवाल है। ये तो सरकार का पक्ष था, लेकिन एनालिसिस क्या कहता है। अश्विनी राणा हमारे साथ जुड़ेंगे बैंकिंग एक्सपर्ट के नाते से। बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका। रघुश्री पोद्दार हमारे साथ होंगी, चेयरपर्सन है आप FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, फिक्की की। और बहुत स्वागत है रघुश्री जी आपका। और साथ ही हमारे साथ पंकज जोशी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते जुड़ेंगे। अभी जुड़े नहीं है, लेकिन बहुत दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले शुरुआत रघुश्री जी से करते हैं। अब ये बजट आया है, इसको लेकर के सरकार की तरफ से और तमाम राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है वहां तो बहुत पॉजिटिव इसको बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये छप्पर फाड़ बजट है। मध्यम वर्गीय लोगों के लिए इस बार नई डेस्टिनी का बजट बताया इसको जा रहा है। आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या ये बजट पुराने सभी बजटों से बेहतर है? क्या इसको ऐतिहासिक कहा जा सकता है? तो बनता ही है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ फेरबदल और कुछ ना कुछ उठाव और कुछ ना कुछ गिराव होता है। तो जो 12 लाख रुपए की आय वालों की इनकम टैक्स फ्री, ये 100% मध्यम वर्गीय लोगों को, प्रोफेशनल्स को एक बहुत ही राहत है। तो क्योंकि ये एक बहुत ही यूथ जो है वो इस श्रेणी में पड़ता है, तो यूथ के लिए बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है एंड मोटिवेशन है। तो ऑफ कोर्स मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। और उन्होंने शायद और भी बहुत सारे अच्छे चीजों को किया है, जिसको हम बोल सकते हैं कि राजस्थान को उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और पेयजल के लिए अच्छा एक समावेश देने का प्रॉमिस किया है। देखिए वो आगे क्या करते हैं इसके अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव है एंड हमें इसमें देखना पड़ेगा कि उन्होंने 10,000 रुपए करोड़ ज्यादा देने की इस बार में हमें प्रॉमिस किया है। देखिए अब क्या होता है जब ये आता है और कैसे आम जनता के लिए यूज होता है, इस्तेमाल होता है, वो तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन वक्त के लिए अभी से जो भविष्य का जो वक्त है उसकी आहट जो है वो तो बजट से थोड़ी सुरीली इस बार साउंड कर रही है। और लग रहा है कि इस बार मिडिल क्लास व्यक्ति जो हैं, परिवार जो हैं, उनके घरों में ये बजट का सुर बजेगा कुछ दिन, क्योंकि इस बार रिएक्शंस अच्छे आ रहे हैं बजट को लेकर। अश्विनी राणा साहब बैंकिंग एक्सपर्ट के नाते से हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस बजट? नहीं, बजट जो है बहुत ही संतुलित भी है और बहुत सारे सेक्टर्स को जो है सरकार ने जो है कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है। सरकार का फोकस एग्रीकल्चर पर है, एम्प्लॉयमेंट पे है, महिलाओं पे है और किसानों पर है। ये जो वर्ग हैं उनको कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है।
तो सरकार ने जो इतने जो लोन है, चाहे एमएसएमई का हो, स्टार्टअप्स के लिए हो, उसको उसकी सीमा बढ़ाई है। अब उसकी सीमा बढ़ाने से वो अपना जो रोजगार है उसको यूनिट को बढ़ा सकते हैं। यूनिट बढ़ेगा तो रोजगार भी सृजन होगा। ये नहीं कि मतलब वो सिर्फ अपना पैसा कमा के अपने पॉकेट में डालेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो उसके लिए आपको वर्कर की भी जरूरत है, तो वो उससे होगा। फिर जो महिलाएं हैं, SC ST की ऐसी 5 लाख महिलाओं को उन्होंने एज ए स्टार्टअप जो है उद्योग लगाने के लिए पैसा, और ये सारा पैसा बिना किसी गारंटी, मतलब सरकार की गारंटी पर है। आपके पास कुछ है कि नहीं, लेकिन सरकार उस गारंटी दे रही है उसके लिए, ताकि वो जो है, जो जहां तक इनकम टैक्स की बात है वो अनएक्सपेक्टेड है। मतलब लोग भी ऐसा विश्वास नहीं कर रहे थे कि इतना हो जाएगा। 10 लाख रुपए तक सोचते थे कि शायद बढ़ जाएगा, और वो सरकार ने 12 लाख रुपए किया। निश्चित रूप से मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ी राहत। हालांकि टैक्स पेयर अगर कहें तो वो बहुत संख्या उनकी कम है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो है वो जो पैसा जो है वो ज्यादा सरकार के पास कलेक्शन आता है, मैं लेकिन यही पूछने ही इससे वाला भी था होता आपसे। है, और इसका भी लाभ होगा। और कारण दूसरा भी है कि अगले साल जो है पे कमीशन आने वाला है। पे कमीशन में भी लोगों की सैलरी बढ़ेगी। सैलरी बढ़ेगी तो लोगों को क्या लगेगा कि भाई हमारा बहुत सारा पैसा तो टैक्स में चला गया, तो इसलिए पहले से ही उनको राहत एक मिल जाए। और कर्मचारियों के पास या जो टैक्स पेयर है उनके पास एडिशनल पैसा अगर होगा, जो बचत होगी, वो पैसा भी कंज्यूम करेंगे, वो पॉकेट में नहीं रखने वाले। क्योंकि अभी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के से, या तो इन्वेस्टमेंट मार्केट, शेयर मार्केट में करेंगे, या मार्केट में कुछ कंज्यूम करेंगे। तो कंज्यूम करेंगे तो मार्केट में पैसा जो आएगा, उसके कारण इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी का जो पहिया है वो घूमता है। अश्विनी नारायण अल्टीमेटली साहब, इकोनॉमी एक को बात समझाइए मुझे। 7 से 8 लाख कमाने वाला जो व्यक्ति है वो अपना टैक्स बचाने के लिए अब तक उस पर कितना टैक्स लगता था? देखिए, टैक्स उसको जो है 5-7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं था। 7 से ऊपर वाला? लेकिन न्यू रिजीम में इन्वेस्टमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है। ओल्ड रिजीम में टैक्स को बचाने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। अभी जो नया रिजीम है उसमें आप टैक्स बचाएंगे नहीं, जो आप कमाएंगे उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। तो इसलिए उसके अंदर सीमा बढ़ने से उसको जो है उसका बेनिफिट मिल गया। लगभग 10,000 रुपए से 1,10,000 रुपए तक का टोटल जो है लोगों को उसका लाभ होगा। तो वो पैसा भी मार्केट में ही लगने वाला है। फिर लोगों को जो सीनियर सिटीजन थे उनकी 50,000 से अगर ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता तो TDS कट जाता था, उसको सरकार ने लाख रुपए कर दिया। ऐसे नहीं ही तो राणा साहब, मैं कह रहा हूं कि जो 8-9 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति था वो टैक्स बचाने के लिए कई बार प्रॉपर्टीज ले लेता था, LIC वगैरह कर लेता था। उससे कई बार मैंने देखा है कि लोग अपना टैक्स को बचाने का प्रयास करते हैं। तो अब जब ये स्लैब 12 तक पहुंच गया तो फिर वो प्रॉपर्टी ले, उसकी EMI चुकाए ना चुकाए, उससे तो अब कोई फर्क ही नहीं ना। नहीं, वो क्या है, वो जो इस तरह से इन्वेस्टमेंट से आपको जो रिबेट मिलती थी, रिबेट जब मिलती थी उसमें उसको लाभ मिलता था, आप ये कह रहे हैं? ठीक है, राणा साहब का नेटवर्क का टूट गया है। एक बार रघुश्री जी के पास में जा रहा हूं, उसके बाद हमारे साथ लक्ष्मीकांत पारेख भी जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते से, उनके पास चलेंगे। लेकिन रघुश्री जी, और क्या बात है आपको लगती है ऐसी जो खासतौर पर दिल्ली में जो ये बजट की घोषणा हुई है उसका असर राजधानी राजस्थान की जयपुर है, तो दिल्ली में ये घोषणाएं सीधे तौर पर जयपुर को किस तरीके से इफेक्ट करने वाली हैं? हाउ डू यू सी इन फ्यूचर? क्योंकि 2047 के विकसित भारत को लेकर के प्रधानमंत्री भी बात कर रहे हैं और इधर CM भजनलाल भी कह रहे हैं 2047 का विकसित राजस्थान। क्या आपको ये बजट इंटरकनेक्टेड लग रहा है राजस्थान से? हाँ जी, एक चीज में, क्योंकि राजस्थान MSME पे डिपेंडेंट है, हमारी जो इंडस्ट्री है पूरी MSME है, और MSME में इन्होंने 5 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ तक की लोन को दिया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी अवसर है राजस्थान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। क्योंकि आप देखिए हमारा जो सेक्टर है, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, ये सब MSME के जरिए आते हैं। और अगर राजस्थान में MSME सेक्टर बढ़ती है तो निश्चिंत ही हमारी ग्रोथ बहुत ही अच्छे पैमाने पे हो जाएगी। पर ये किस प्रकार मिलती है, देखिए उसके ऊपर इनको चयन करना बहुत जरूरी है। तो हम ये चाहेंगे कि जब ये आए, जब ये एक लोकल आम आदमी को पहुंचे, तो ये बहुत ही जल्दी ही लोगों को पहुंचे। क्योंकि आप देखिए
फिर बजट आ जाएगा, फिर फेरबदल हो जाएगा। तो क्यों नहीं इसे तुरंत आते ही लागू करें और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाया जाए। फिर अब जब आप बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, अगर रोड, वाहन जो पेट्रोल से चलते हैं और इन सारी चीजों से चलते हैं, अगर ये हाईवेज बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो वापस हमारी इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगी। तो जो एमएसएमई ग्रोथ है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म भी वहीं पर है। अब आप देखिए एयरलाइंस की जो रेटें हैं किस तरह से पैमान पे हवा पे छू रही हैं। ट्रैवलिंग इज बिकम एक्सपेंसिव। वापस टूरिज्म जो इस पे हम डिपेंडेंट है, वेडिंग डेस्टिनेशन जो है, अगर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बन जाएगा और कनेक्टिविटी बढ़िया हो जाएगी तो वापस लोगों का जो टूरिज्म पे है इंटरेस्ट वो बढ़ेगा और वापस हमारा देश जो कनेक्शन बोल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो बढ़ेगा। तीसरा जो क्रेडिट दे रहे हैं वो किसानों को 5 लाख तक का, वो भी वापस बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ तो बारिश का आता पता ही नहीं है और पेयजल का संकट आपको पता ही कि इंदिरा गांधी कैनाल पे हम सब कितने आधारित हैं। तो जब ये क्रेडिट भी मिलेगा किसान को तो क्यों नहीं खेती में भी बढ़ेगी और सारा अवसर ही पॉजिटिव है, बट ये मिलना चाहिए। और जल जीवन मिशन को भी एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक, तो राजस्थान के लिहाज से भी और बहुत ठीक आप कह रही हैं रघुश्री जी की ये तमाम बातें जो हैं, तमाम घोषणाएं जो हैं ये जमीन पर उतरनी चाहिए, धरातल पर उतरनी चाहिए, तब कुछ इसका जो स्वाद है वो फिर आम आदमी चख पाएगा। लक्ष्मीकांत बारिक साहब जुड़ गए। लक्ष्मीकांत बारिक साहब, इसी सवाल को जोड़कर क्या यही सवाल आपसे मैं सीधा ही पूछ ले रहा हूँ। ये सवाल तो बेसिकली मैं समझता हूँ रघुश्री जी का है, जो ये कह रही हैं कि इन तमाम बातों का असर तब दिखाई देगा जब ये धरातल पर उतरेंगी। आप सवाल मेरा समझ ही गए। ये बजट की घोषणाएं, तमाम बड़ी बातें, आम आदमी की थाली खाली जो काफी सालों से हम देख रहे हैं उसे भर पाएगी। जिस प्रकार से आज संपूर्ण बजट को लेकर परिचर्चा की और माननीय जो मेरे से पहले बोल रहे थे सामान्य वक्ता, उन्होंने बजट के जिन पहलुओं को छुआ, मैं समझता हूँ आम आदमी को छूने वाला बजट है। आज का बजट गरीब को, किसान को, महिला को, उद्यमियों को और छात्र छात्राओं को, सभी को छूता हुआ बजट है। ये बजट ऐसा बजट है जिस बजट ने हिंदुस्तान के विकास को नई गति और नया आयाम स्थापित करने का रास्ता दिखाया है। जिस प्रकार का आज का बजट बना है, मैं समझता हूँ कि इनकम का स्लैब सबसे बड़ी बात है। 100 से 10 लाख होगा, लेकिन उससे बढ़कर कहीं अधिक निर्मला सीतारमण जी और मोदी जी ने दिया है 12 लाख रुपए। मध्यम वर्ग को बड़ी फायदा होगा। अभी आप यहाँ पर कह रहे थे LIC कम होगी, ज्यादा होगी और टैक्स का सेविंग के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदे। मैं समझता हूँ इस स्लैब के माध्यम से एक आदमी के अंदर अल्प बचत जो पिछले कुछ समय से छूट गई थी कोरोना के बाद से, उसको बजट उससे वापस से शुरू करने का अवसर मिलेगा और हर व्यक्ति के पास उस एक्स्ट्रा इनकम सोर्स इसके माध्यम शुरू हो पाएंगे। दूसरा, जिस पर राजस्थान को लेकर बात करें तो पेयजल का संकट माननीय ने बताया जिस प्रकार राजस्थान में, लेकिन राजस्थान को लेकर थोड़ी बात है कि इस बजट में MSME के माध्यम से राजस्थान ही नहीं संपूर्ण हिंदुस्तान में एक नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कौशल विकास के माध्यम से स्टार्टअप को मजबूत करने का काम किया गया है। तो इस सब के माध्यम से नौकर नहीं मालिक बनाने का प्रयास किया गया युवाओं को, और युवाओं को ये बताने का प्रयास किया गया है कि आने वाले समय में उद्योगों की नई क्रांति देश में आने वाली है और कुटीर उद्योगों के माध्यम से और MSME के माध्यम से इस देश का विकास निश्चित रूप से होगा। और जो अभी आप कहते हैं विकास के, ये सब धरती पर उतरनी चाहिए। मैं समझता हूँ पिछले जितने भी बजट माननीय मोदी जी ने प्रस्तुत किए गए, उन बजट के बाद चाहे रेलवे की स्थिति सुधार आया हो या इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स को लेकर के आप बात कर लें, इंडस्ट्रियल हाईवेज को लेकर बात कर लें, प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात कर लें, प्रधानमंत्री आवास की आप बात कर लें, किसान को किसान निधि देने की बात कर लें, किसान की आय बढ़ाने के लिए जो सफलतम प्रयास करने का प्रयास की बात कर लें, इन संपूर्ण चीजों को धरती पर ला करके असली जामा पहनाने का काम किसी ने किया है तो माननीय मोदी जी व उनके मंत्रिमंडल ने किया है। विपक्ष की तरफ से भी इस बजट को लेकर के रिएक्शंस आए हैं लक्ष्मीकांत साहब। उन तमाम रिएक्शंस में बहुत सारी बातें अलग अलग जगहों से शामिल हैं। आप तक वो रिएक्शंस पहुंचे होंगे। आपका क्या टेक है विपक्ष के इन रिएक्शंस पर? मैं तो विपक्ष को ही कह रहा है, पूरी तरह भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, जो तो एक पांव से भी चल लेते हैं, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। लोकतंत्र की खूबी होती है पक्ष और विपक्ष, और दोनों पहिए मजबूती के साथ ये देश के विकास की नई गति देंगे तो मेरा मानना है कि देश अधिक ऊंचाइयों पर छू पाएगा। लेकिन विरोध के लिए सिर्फ विरोध हो ये तरीका ठीक नहीं है। ज्यादातर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए विपक्ष बजट सत्र के अंदर बहस में आए और बहस के अंदर हंगामा नहीं कर, यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो उसको दर्ज कराए और कहे कि बात ठीक है, हम रचनात्मक विपक्ष भूमिका निभाने को तैयार, तो निश्चित रूप से उनका यदि विरोध होगा तो सकारात्मक विरोध होगा तो स्वीकार्य होगा। लक्ष्मीकांत साहब, आरोप तो ये भी लग रहा है कि दिल्ली के चुनावों को लेकर के इतना कॉन्शियस है बीजेपी की मौजूदा गवर्नमेंट की अनएक्सपेक्टेड बजट
लेकर आई है? देखिए, बजट कठोर तब होता है तो उसका अलग बात करती है विपक्ष, और यदि ऐसा बजट होता है उसकी अलग बात करती। दिल्ली के चुनाव नहीं, हम तो वन नेशन इलेक्शन की बात करने वाले लोग हैं। हम तो निजात पाना चाहते हैं, देश को निजात दिलवाना चाहते हैं हर दिन होने वाले चुनावों से। तो निश्चित मान के चलिए, ऐसा कोई बजट हमारा ये नहीं कि लोकतंत्र में ठीक हम है। चुनाव को देखकर बजट दे रहे हो। यदि हमारा ये सोच होता तो नोटबंदी की घोषणा यूपी चुनाव से पूर्व नहीं होती, और जिस प्रकार का बजट आज हमने दिया, समावेशी बजट दिया है, ये दिल्ली चुनाव से पूर्व नहीं होता। इसमें और भी अधिक यदि सोचते और बजट को देखकर चुनावी बजट बनाकर देखते तो मेरा मानना है तौर पर कि शायद बहुत ही लिबरल बजट होता, और जो शायद दिल्ली के लिए बहुत कुछ इसमें डाल दिया गया हो। ठीक है। अश्विनी राणा साहब, उस वक्त आपकी आवाज़ कट गई थी, मैं आपसे यही पूछ रहा था कि जो लोग 8 से 9 लाख तक कमा रहे थे वो अपना टैक्स बचाने के लिए, हम लोग बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट वो लोग करते हैं अभी तक। अब जब ये 12 लाख तक इसकी सीमा पहुंच गई है तो क्या उन लोग, ऐसे जो अन्य लोग हैं, क्या उनको आवश्यकता है अब इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपना टैक्स बचाने की, या फिर अब कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से? देखिए, वो जो टैक्स फोर्स इन्वेस्टमेंट थी, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, चाहे LIC हो, चाहे PPF हो, वो ओल्ड रिजीम में उसका बेनिफिट मिलता था। हाँ। इस ये नई रिजीम में कोई भी जो है आपको रिबेट नहीं है। आप जितना कमाओ आपको उतना देना है, ये थ्योरी है। इसमें से आप फिर जो एडिशनल है, जो बचता है उसको बचाइए, जो खर्च करना है वो खर्च करिए। तो इसके कारण से इन्वेस्टमेंट फोर्स जो था वो नहीं है। लेकिन इस जो बजट है, बजट के दो पहलू और है। एक, सरकार ने FDI 100% की है इंश्योरेंस में। अब लेकिन सरकार को, रेगुलेटरी अथॉरिटी को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि FDI आने के बाद वो कंपनियां इस देश में लूट नहीं मचाए, क्योंकि अभी 74% है। तो अभी इंश्योरेंस कंपनी किस प्रकार से बिहेव करती हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी तो भेज देती हैं, लेकिन जब वो क्लेम के लिए लोग जाते हैं, चाहे हेल्थ हो चाहे दूसरा हो, तो उसके अंदर उनको दिक्कत आती है। तो वो सरकार को, रेगुलेटरी अथॉरिटी को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो यहाँ पर आकर जो है यहाँ के कायदे कानून के हिसाब से काम करें। और दूसरा, ये जो MSME में हम पैसा तो दे रहे हैं, लोन भी दे रहे हैं, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि भाई पैसा मिल गया, गारंटी है नहीं, पैसा देने की वापस जरूरी। अरे भाई, अगर आप पैसा दोगे तो और मिलेगा, क्योंकि आपके अगर नहीं दोगे तो सरकार को वो गारंटी जो है उसके अगेंस्ट बैंक को जो है वो पैसा देना पड़ेगा। लेकिन MSME में एक और समस्या है कि MSME छोटे छोटे यूनिट हैं। इसके ऊपर भी सरकार को सोचने की जरूरत है कि भाई MSME अपनी एक जो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान दे, और जो उसकी एक्सपोर्ट करना है या उसका बेचने का है या मार्केटिंग का है, वो कोई बड़ा यूनिट उसको जो है कोऑर्डिनेट करे। क्योंकि MSME ये नहीं कर सकता कि वो मैन्युफैक्चरिंग भी करे, एक्सपोर्ट भी करे और मार्केटिंग भी करे, क्योंकि वो उनका स्केल जो है छोटा है। तो उनको जो है उस ढंग से सरकार को कुछ इस प्रकार से रचना बनानी पड़ेगी कि हर डिस्ट्रिक्ट में हो या स्टेट में हो, ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन हो कि वो जो है सामान जो बना रहे हैं उनका एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए कोई ना कोई एजेंसी जो है वो अवेलेबल रहे, ताकि उनका माल जो है एक्सपोर्ट भी हो सके आसानी से और उनको उसका पेमेंट रिटर्न सब आ सके। तो ये दो पक्ष और थे जिस पे मुझे अपनी बात रखनी थी, मैंने वो रखा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात आपने रखी है, और ये तमाम बातें, इस पर आम जनता की भी राणा साहब नज़र बनी हुई है। अब आम जन भी जो है एजुकेशन के माध्यम से और इतनी सारी इंफॉर्मेशन के माध्यम से वो भी जान पा रहा है कि आसान भाषा में दरअसल बजट में क्या कुछ बड़ी और इम्पॉर्टेंट बातें थी। हम लोग भी लगातार ग्राफिक्स के जरिए अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि राजस्थान को बजट से क्या मिला है। रघुश्री पोद्दार जी के पास चलते हैं। रघुश्री, एक यंगस्टर होने के नाते से, युवा होने के नाते से आप इस बजट को, मैं चाहता हूँ उस नज़रिए से आप इस बजट की व्याख्या करें। देखिए, एज ए युवा मैं इसे बहुत प्रॉमिसिंग बजट मानती हूँ, क्योंकि जब आप किसी की आय को इनकम टैक्स 12 लाख वाली पे आपने आज ये बहुत ही अच्छा विचार से लेकर आए, वो सबसे पॉजिटिव था। दूसरी तरफ जब आपने हमें प्रॉमिस किया कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे हमें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर देने के मतलब कि आप ग्रोथ देंगे। युवा को क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ और उसकी टैक्स की सेविंग में। तो इस चीजों को जब आपने हमें जोड़ा और एक स्टार्टअप को आपने जब 10 करोड़ के ऋण तक आप ले आए, MSME इंडस्ट्री को आपने सशक्त किया, तो ये एक युवा के लिए बहुत ही पॉजिटिव सोच है।
अब इस पॉजिटिव सोच को आप हम तक पहुंचा दें एक आसान तरीके के जरिए, जिसको हम बोलते हैं सिंगल विंडो एंट्री या एक सिंगल सिस्टम, जिसकी एक तरीका भी एआई की तरह या कोई इंटरनेट की तरह, वन सिंगल फॉर्म एंड ये डील डन। तो देखिए कि हम युवा बहुत आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो हमारी स्किलिंग मैनेजमेंट है वो बहुत पावरफुल है आज। और इसको अगर आपने दे दिया हमें, जैसे अब आपने हैंडलूम को सस्ता कर दिया, तो बहुत सी यंग औरतें जो हैंडलूम के ऊपर काम कर रही हैं, आर्टिसंस के साथ काम कर रही हैं, उनमें बढ़ावा मिलेगा और आर्टिसंस तक का काम पहुंच के हम आगे तक इसमें पहुंच पाएंगे। ठीक है रघुश्री जी। लक्ष्मीकांत बारी के पास चलते हैं। लक्ष्मीकांत जी, तीन सबसे महत्वपूर्ण बातें आपको जो इस बजट की लगी हो। 12 लाख का जो टैक्स स्लैब ऊपर गया उससे अलग बताइएगा। देखिए, माननीय राणा साहब ने जिस प्रकार का प्रश्न भी खड़ा किया, एफडीआई को लेकर के बातचीत की, मैं समझता हूँ बीमा क्षेत्र के अंदर यदि राणा साहब ने पूरी बजट को इन्वेस्ट किया होगा, बड़े विद्वान व्यक्ति यहाँ पर बैठे, मैं तो माना कि आप उसको एक बार देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, आपकी संपूर्ण जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए जब बजट का महत्वपूर्ण रूप से उस विषय को आप निकाल के पढ़ेंगे तो आपके पास समक्ष बिल्कुल स्थिति स्पष्ट होगी। सरकार ने बाध्यकारी किया है कि किस प्रकार से बीमा कंपनियों को यहाँ पर काम करना है। ठीक है, नहीं, मुझे लगता है कि कैंसर और जो अन्य बीमारियां जिनकी दवाइयां बहुत महंगी आती हैं, उनकी दवाइयों में राहत देकर के ये भी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम आम जनता के लिए रखा है। और भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें इस बजट में हैं। एम्स में सीटें बढ़ रही हैं, आईआईटी में सीटें बढ़ रही हैं, तो दिस इज गोना बी अ गुड बजट अगर वो इम्प्लीमेंट होता है जिस प्रकार हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे। तो फिलहाल शुक्रिया लक्ष्मीकांत बारिक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। श्री नाना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी महत्वपूर्ण राय रखी। रघुश्री पोद्दार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो छप्पर फार बजट पर ये थी हमारी खास पेशकश। सबसे बड़े मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे थे, केंद्र का बजट राजस्थान की जनता के लिए कितना कारगर साबित होगा, उसी पर डिस्कशन चल रहा था। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।